अल्लाह की बनाई हुई सब मखलूक खूबसूरत है। किसी को बदसूरत कहना तो नहीं चाहिए, पर इसमें भी कोई झूठ नहीं कि मेरी फूफू बहुत कम सूरत थी। इनके चेहरे का रंग पक्का और काला था, जबकि उम्र 38 साल हो चुकी थी। अभी तक फूफू की शादी नहीं हुई थी, लेकिन फूफू के ऐसे नसीब खुले के सब औरतें हैरान रह गई थी। देखते ही देखते फूफू का एक रिश्ता बहुत ही अमीर घराने से आया और यूं फूफू की शादी दिनों और हफ्तों में तय हो गई। फूफू रुखसत होकर चली गई थी, पर फूफू की शादी से पहले कोई और किस्म की ही हरकतें थी, जिन्हें देखकर मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर फूफू अपने शौहर से क्या चाहती हैं। वो हर वक्त यही बातें करती रहती कि मैं अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर रहूंगी। खैर से फूफू की शादी हो गई। मेरी अम्मा कह रही थी कि इसका काला चेहरा देखकर कहीं शौहर शादी की रात ही तलाक ना दे दे। हमें भी सच पूछिए तो यही डर लग रहा था, क्योंकि हमने फूफू की तस्वीर दिखाकर रिश्ता किया था। फूफू का रंग पक्का था। हमें नहीं पता था कि आगे क्या होगा, पर शादी के दूसरे ही दिन जब फूफू हमारे घर आई तो इनके चेहरे का रंग खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। इनको इस तरह खिला खिला और कीमती कपड़ा में मलबूस देखकर मोहल्ले की अब औरतें इनके इर्द गिर्द जमा हो गई। कहने लगी, मुंह दिखाई में क्या मिला? फूफू ने इतराते हुए अपने गले में पहना हीरे का हार दिखाया। बोली कि मेरे शौहर ने तो मुझे हीरे का हार दिया है, साथ ही ये भी कहा है कि वो अपने सारी जायदाद, जमीन और मकान वगैरह मेरे नाम कर देगा। वो मुझे अपने दिल की ही नहीं, अपने सल्तनत की भी मलिका बना रहा है। फूफू की यह बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। सुनकर हैरत का एक शदीद झटका लगा कि एक मर्द कैसे अपनी बीवी को शादी की पहली ही रात यह कह दे कि मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मर्द की सारी ताकत ही तो इसकी दौलत होती है, तो फिर वो फूफू के नाम कैसे हो गई? मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी हुई थी। खैर मैंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ फूफू का घर बस गया, लेकिन अब सब औरतें फूफू के पीछे पड़ी थी। फूफू कह रही थी कि मैंने शौहर को असल मानों में अपना गुलाम बना लिया है। अब वो मेरा इतना गुलाम बन गया है कि वो तो मेरे इशारों पर नाचेगा। सब औरतें मिलकर फूफू को ऊपर वाले कमरे में ले गई। अच्छा बताओ ना, तुमने ऐसा क्या किया कि वो फौरन ही तुम पे लट्टू हो गया? अरे तुम्हारा तो रंग भी सांवला है और कोई तुम में बात नहीं, फिर तुमसे कम उम्र शौहर कैसे तुम पर राजी हो गया? सब औरतें मुंह में उंगली डाले मेरे फूफू से बातें सुन रही थी, और फूफू थी कि बताए न देती। कहती ये तो लाखों करोड़ों का खजाना है, जो अगर मैं तुमको बता दूंगी तो ये राज आम हो जाएगा। ये मर्दों का राज है, मैं इसे यूं अफशा नहीं करूंगी, किसी खास औरत को बताऊंगी, और मैं इसी को बताऊंगी जो मुझे इस राज को बताने के काबिल लगेगी। ये बात सुनकर अम्मा खामोश हो गई थी। अरे भाई अच्छी बात है, तुम्हारे भाई ने तो सारी जिंदगी हम पर राज किया, तुमने जाकर पहले ही दिन अपने शौहर को गुलाम बना लिया। अब हमें भी कुछ सिखा दो ताकि हम भी बखिया जिंदगी सुकून से गुजार सके। फूफू इस बात पर खैखका लगाकर हंस पड़ी थी। और ये आपकी बस की बात नहीं है भाभी, ये बस औरतों को ही आता है। गिन आप रहने दीजिए, आप अपनी सादा जिंदगी गुजारिए। फूफू की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आया। वो तो कमरे से बाहर आ गई, पर मैं कमरे में ही बैठी रही। मैं फूफू की बखिया औरतों के साथ होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने फूफू को रातों रात बदल दिया है। लेकिन अभी ये धीमी का खत्म नहीं हुआ था कि अगले दिन हमें एक और हैरत अंगेज मामा देखने को मिला। अम्मा सुबह उठकर कहने लगी कि हमें तुम्हारी फूफू के ससुराल जाना चाहिए। गुम तो नाश्ता भी लेट कर दिया है, चलो जाते हैं। अम्मा ने अच्छा सा नाश्ता बनाया। हम लोगों फूफू के घर के लिए रवाना हो गए। अगरचे इनकी शादी को 3 दिन गुजर चुके थे, और फिर भी हम आज नाश्ता लेकर जा रहे थे। लेकिन वहां जाकर एक अजीब चीज देखने को मिली थी। फूफू के घर में दाखिल होते ही हमें इनकी अम्मा के रोने की आवाज आने लगी। हम सबके कान खड़े हो गए। खुदा न खास्ता कहीं फूफू को कोई मसला तो नहीं हो गया। अम्मा आगे बढ़ती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले पोर्शन में पहुंची, जहां हम फूफू को रुखसत करके आए थे। ये देखकर हम सबकी हैरत की इंतहा न रही कि फूफू की सास बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने कपड़े भी कुछ खास नहीं पहन रखे थे, सर के बाल उलझे हुए थे। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू जारी थे। अरे मेरे बेटे को ना जाने क्या हो गया है, अपनी बीवी के कहने में आकर मुझसे लड़ाई कर रहा है। किस बात पर लड़ाई हुई है? अब्बा ने पूछा।
बूढ़ी बी ने बताया कि मेरा बेटा अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करना चाहता है, पर इसके लिए इसे मेरी दस्तक चाहिए और ये मुझे इस पर जबरदस्ती कर रहा है। ये बात सुनकर हम सबके कानों से तो धुआं निकलने लगा। कोई भी बेटा अपनी माँ की वफादारी को कैसे भुला सकता था, और आखिर क्यों? वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम करना चाहता था। फूफू साइड पर खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। इनके चेहरे पर भी निदामत ही के आसरात थे, पर फूफू की बदसूरती अभी भी नुमाया थी। मुझे वो अभी भी खूबसूरत नहीं लगी थी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इनको देखकर हैरान थी। मुझे तो ये सारे हालात देखकर रोना आ गया था। मेरी अम्मी भी परेशान हो गई। लेकिन फिर हम लोगों ने किस तरह नाश्ता वगैरह लगाया। सब लोग आकर नाश्ते की मेज पर बैठ गए। मैंने देखा फूफू का शौहर डरा सहा सा बैठा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वो फूफू से एक ही रात में डर गया हो और कोई बात ना करना चाहता हो। फूफू किसी महारानी की तरह बड़ी सी कुर्सी पर बैठी नावल कर रही थी, जबकि अम्मा इन्हें गौर से देख रही थी, और अब्बा भी किसी गहरी सोच में गुम थे। यहाँ तक कि नाश्ता तो खत्म हो गया। हम अपने अपने घरों को आ गए। रास्ते में अम्मा कहने लगी, भाई तुम्हारी दादी ने तो सारी जिंदगी मुझ पर जुल्म किए। खुदा जाने तुम्हारी फूफू ने अपने सास को ऐसा क्या घोल कर पिलाया है कि सारे रातों रात इनके गुलाम हो गई। घोल कर पिलाने की बात नहीं है बेगम। अब्बा फौरन फूफू के दिमाग में बोल उठे, मेरी बहन है ही इतनी मोहब्बत करने वाली। मोहब्बत की वजह से वो हर किसी को अपना बना लेती है, और जिंदगी में कभी ऐसी औरतें मार नहीं खाती। देखो इसका शौहर इसकी वजह से अपनी माँ से लड़ रहा है। अगरचा वो गलत कर रहा है, पर ये भी तो देखो कि इसकी बीवी की मोहब्बत ने इसे इतना पागल कर दिया। अब्बा तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे इनकी बहन ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। सच बात तो ये है कि मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। फूफू की सास बहुत बूढ़ी ज़ईफ ज़ाती औरत थी। इनके साथ इतना बुरा सलूक मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। हम लोग घर पहुंचे तो अम्मा मुझसे कहने लगी कि अपने फूफू का राज तो तुमने जानना ही है। मैं तुम्हें इसके बारे में ये कैसी बात बताऊंगी कि सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। मैं अम्मी की बात सुनकर वाकई में आंखें फैलाई बैठी थी। अम्मा कहने लगी कि जब इनकी शादी हुई तो फूफू जवान थी। फूफू की उम्र इस वक्त तकरीबन 20 या 18 साल होगी। लेकिन जब अम्मा इस घर में आई तो फूफू ने अजीब नाटक शुरू कर दिए, और शादी की रात जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्यार मोहब्बत जताते हैं, इस रात फूफू बेहोश हो गई और अब्बा को अपने कमरे से उठकर दूसरी जगह पर जाना पड़ा था जहाँ पर फूफू बैठी हुई थी। खुदा जाने फिर क्या हुआ। रात पूरी अब्बा फूफू के पास रहे, इनको तसल्ली देते रहे, और सुबह के 4 बजे जब कमरे में दाखिल हुए तो वो सो चुकी थी। अम्मा को नींद आ गई थी और इन्हें अपने शौहर का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। इन्हें तो बहुत बुरा और अजीब लगा था कि उनका शौहर इतनी घटिया हरकत कर चुका है कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अपनी बहन को तसल्लियां देने पहुंच गया। हालांकि इनकी अम्मा भी जिंदा थी इस वक्त और अब्बा भी हयात थे, लेकिन फिर भी फूफू ने अपने भाई को ही तकलीफ देना थी, इसके उन खास रात को तबाह करना सो कर दिया। इस दिन से अम्मी और अब्बू की दुश्मनी सी हो गई, पर फूफू ने कभी अपनी दुश्मनी को अम्मा पर जाहिर नहीं होने दिया। अब जो मामा हुआ था वो और ज्यादा परेशान कौन था। फूफू ने तो वहां जाकर भी यही गुल खिलाई थी। पहले अपने भाई को काबू किया था और अब वो अपने शौहर पर भी मुसल्लित हो गई थी। मुसल्लित भी ऐसी वैसी के, और किसी की जगह भी न रही। अम्मा मेरी बातें सुनती और कहती कि तुम अपने फूफू के राज का किसी तरह पता चलाओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी। मैंने कहा कि अम्मा मैं इन फजूल बातों में नहीं पड़ना चाहती। अगर आपने कुछ करना है तो आप खुद ही कर लें। वैसे भी आपकी उम्र तो गुजर गई है। आपने अब्बा पर राज करके ऐसा क्या कर लेना है। अम्मा ने ये बातें मुझसे कही थी, पर अगले दिन एक ऐसी बात हुई जिससे मुझे फूफू की जात में वाकई में दिलचस्पी होने लगी। फूफू ने 2 दिन के बाद हमारे घर दावत पर आना था। शादी के बाद ये उनके अपने शौहर के साथ हमारे घर में पहली मुलाकात होती। हमने खूब इंतजाम कर रखे थे। मैंने सोचा था कि मैं फूफू को बहुत ही ज्यादा खास महसूस करवाऊंगी। इनको ये नहीं लगेगा कि इनको मैके से रुखसत करके हम लोग बहुत खुश हैं। सो मैंने तकरीबन 5-6 किस्म के खाने बनवाए थे। मेरी फूफू को सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन फूफू का शौहर इनके पास जुड़कर बैठा हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि फूफू हाथ धोने के लिए उठकर वॉशरूम में जाने लगी तो इनका शौहर इनके पीछे पीछे गया था। मुझे इनके शौहर की हरकत अजीब सी लगी थी, और फिर जब वो वापस आकर टेबल पर बैठे तो भी साथ साथ कुर्सी पर बैठे हुए थे।
फिर मैंने देखा कि इसने फूफो की चादर का पल्लो भी पकड़ रखा था। आए हाय, ये तो बिल्कुल ही बच्चा निकला। अम्मा ने मेरे कान में सरगोशी की थी, लेकिन अम्मा जिस तरह से वो अपने बीवी के पीछे पीछे जा रहा है, कोई तवज्जो होगी। अब मुझे भी दिलचस्पी हो रही है। मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला है, पर तू मेरी कोई बात सुनती ही कहाँ है। अम्मा की बात सुनकर मुझे जोश चढ़ गया। मैंने कहा, अम्मा अब अगर मैं राज निकलवाऊं तो आप कहना। लेकिन कुदरत की करनी ऐसी हुई कि एक हफ्ते बाद ये राज खुद ही खुल गया था। इस दिन तो फूफो ने रात को भी अपने शौहर के साथ ही बिस्तर लगा लिया। कहने लगी कि मैं अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। अता कानों को हाथ लगाने लगी कि बीबी मैके में आकर भाई के घर आकर तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने शौहर के साथ सोगी। तब फूफो ने बड़ी मक्कारी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, असल में मैं अपने शौहर को अकेला 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती, तो बस इस वजह से चाहती हूँ कि हम यहीं पर रहें। और शर्म वाली कौन सी बात है, मेरा इनके साथ निकाह हुआ है, हक हलाल की बीवी हूँ, भागकर तो नहीं आई। यह सुनकर अम्मा खामोश हो गई थी, पर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि आधी रात को फूफो के कमरे के बाहर जरूर चक्कर लगाओ और कोई ना कोई बात निकालने की कोशिश करो। खैर, खाने के बाद मैं खबर देने के बहाने फूफो के कमरे में गई। खुशकिस्मती से इस वक्त मैंने देखा तो फूफो गुस्ल खाने में थी, जबकि फूफो बाहर बेड पर बैठी हुई थी। मैं खबर लेकर कमरे में दाखिल हुई। फूफा मुझे देखते ही घबरा गए और इशारे से कुछ कहने की कोशिश करने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत बड़े प्रेशर के अंदर हमारे घर में आए हैं और हमसे मजबूरी में कोई बात भी नहीं कर पा रहे। फूफा, क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? मेरी बात सुनकर फूफा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया और हल्के से बोले, बस चुप रहो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ, अगर मेरी मदद कर सकती हो। फूफा अभी ये बात कह ही रहे थे कि गुस्ल खाने का दरवाजा खटक से खुला और मेरी फूफो सामने आ गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो फूफो में खबर देने आई थी। मैंने घबराकर हड़बड़ाकर फूफो की बात का जवाब दिया, लेकिन वो समझ गई थी आखिर को मुझसे उम्र में इतनी बड़ी जो थी। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की 40 खबरदार जो मेरे शौहर के आसपास भी भटके तो जाओ यहाँ से। अरे फूफो, क्या हो गया है? वो मेरे फूफा हैं और मेरी उम्र देखें, इनकी उम्र देखें, आप ये कैसी घटिया बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर फूफो की आंखें लाल सुर्ख हो गई। हाँ तो क्या हुआ, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसी लड़कियों को बस मर्दों को फांसने का शौक होता है। निकलो मेरे कमरे से। फूफो की घटिया सोच पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मेरा और इनके शौहर का तो रिश्ता भी जायज नहीं था, फिर वो ये बात कैसे कर सकती थी? मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे तन बदन में आग लग चुकी थी। सोचा था कि अब तो मैं फूफो के बारे में सारी बातें और सारे राज उगलवा कर ही रहूंगी। इनका शौहर भी यकीनन इनसे खुश नहीं था, बस वो डरा हुआ था। यकीनन इसकी कोई कमजोरी थी जो कि फूफो के पास ही थी, पर फूफो थी कि कोई भी बात होती तो इसे ऐसे छुपाते घुमाते कि हम बस देखते ही रह जाते थे। पर 1 हफ्ते के बाद एक बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला वाकया हुआ, जिसने न सिर्फ फूफो की हकीकत हम पर आश्कार कर दी, बल्कि हमेशा के लिए इन औरतों की जिंदगी भी बदल गई जो फूफो से शौहर को काबू करने का राज जानना चाह रही थी। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब फूफो के घर से फोन आया था। अब्बा को इमरजेंसी लगी, इसलिए उन्होंने मोबाइल उठा लिया। बात करने पर पता चला कि इनके घर में कोई इमरजेंसी है। उन्होंने कहा कि जन्ना हॉस्पिटल फौरन पहुंचे, इसलिए अब्बा अम्मा मुझे भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, सो मुझे साथ लेकर ही गाड़ी में बैठे। आधे घंटे बाद हम हॉस्पिटल के दरवाजे पर थे। वार्ड नंबर का बताकर अब्बा को अंदर आने का कहा गया। हम लोग जब पहुंचे देखा तो आगे हमारी फूफो ही बिस्तर पर बेइज्जत पड़ी है। हमने तो सोचा था कि शायद फूफो के घर में कोई इमरजेंसी है, पर यहाँ आकर तो ये मालूम हुआ कि फूफो को खुद ही कोई दौरा पड़ा है। अब कौन सा वो दौरा पड़ा है, क्या बीमारी हुई है, ये तो मुझे नहीं पता था। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत के इंतहा न रही कि फूफो के शौहर की भी बुरी हालत थी। इनकी तो आंखें के नीचे गहरे हल्के थे और वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे। लगता था जैसे निकाहत का शिकार हो। मैंने इनसे भी बात की, कहा कि फूफा आपको क्या हुआ है, तो वो खामोश हो गए। कहने लगे कि ये बातें बताने का वक्त अभी नहीं आया, जब मेरी बीवी ठीक हो जाएगी तो ही मैं कोई बातचीत करने के काबिल होगा। मैं फूफा का दुख समझ सकती थी। आज भी वो अपनी बीवी की मोहब्बत में ही पागल थे। खुदा जाने अब क्या होने वाला था। थोड़ी देर के बाद एक लेडी डॉक्टर आई, कहने लगी कि हमें आपके फूफो इमरजेंसी रूम में लेकर जाना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आखिर फूफो को बीमारी क्या हुई है, इन्हें इमरजेंसी में क्यों लेकर जा रहे हैं? हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर्स ने कहा कि वो अभी कुछ नहीं बता सकते।
बहरहाल फुप्पो को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि फुप्पो को हमारी आंखों से ओछल आईसीयू में पड़ी जिंदगी की कश्मकश में थी। हम लोग बाहर बैठे इनके लिए दुआ कर रहे थे, जबकि फुप्पा बिल्कुल बेचैन नहीं थे। वो बस आराम सुकून से बैठे इधर उधर देख रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि कितना बेहस इंसान है, अपनी बीवी के सामने इसकी मोहब्बत का दिखावा करता है, और जब वो अभी जिंदगी मौत की कश्मकश में है तो बाहर बैठा आराम से जिंदगी के मजे ले रहा है। मैंने ये बात अम्मा को भी बताई तो कहने लगी कि उन्होंने हमें सारी कहानी बताने का फैसला किया है, पर जब तुम्हारी फुप्पू होश में आ जाएगी। तब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। इसने मुझे बुलाया, मैं अंदर गई। मेरे साथ मेरी अम्मा भी थी, फुप्पू का शौहर भी था। हम सब इमरजेंसी रूम में चले गए। फुप्पू सबसे मिलना चाहती थी। मैंने देखा फुप्पू के बाल बिखरे हुए थे, इनकी आंखों में लाल सुर्खी थी। ऐसा लगता था कि फुप्पू को अपने आप पर या फिर किसी पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हमारे आते ही फुप्पू बेचैन होकर उठी थी। ऐसा लगता था जैसे किसी पागल को पागलपन के दौरे पड़े हो। फुप्पू की हालत काबिले रहम थी। नर्स ने इन्हें काबू करने की कोशिश की, कहा कि आप अभी बाहर चली जाएं, मरीजा की हालत ठीक नहीं है। नर्स ने हमें बताया कि फुप्पू को बेहोशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान है। इनको किसी ज़हनी दबाव की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब तो ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि फुप्पू के साथ भी कोई ज़हनी मसला था, लेकिन इनका शौहर भी खुश नहीं था, ना ही सास जालिम थी। फिर ऐसा कौन सा ज़हनी मसला था जिसकी परेशानी ने फुप्पू को आईसीयू तक पहुंचा दिया। थोड़ी देर के बाद फुप्पू का शौहर भी कमरे में चला गया। फुप्पू को होश आ गया था, लेकिन फुप्पा मेरे बहुत परेशान थे। इनके चेहरे से लग रहा था कि वो अपनी बीवी से उम्मीद हार बैठे हैं। इनको यूं परेशान देखकर हम सब इनके करीब जमा हो गए। बताइए फुप्पू, क्या बात है? किस चीज ने आपको इतना बेचैन किया है? मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। बस बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अगर कहानी शुरू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, तो मैं मुख्तसर बताता हूँ। अब्बा भी हमारे सामने ही बैठे हुए थे। ये मेरी शादी का पहला दिन था। जब मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे तो वो बहुत बदसूरत लगी थी। इसने अपना मेकअप भी हटा दिया था। अब वो किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसने घूंघट से अपना हाथ निकाला, मुझे मीठा पान दिया और कहने लगी कि ये खा लें। मैंने मीठा पान इसका तोहफा समझकर खा लिया, और जब इसने घूंघट हटाया तो मेरी तो जैसे आंख खुली की खुली रह गई। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही थी। मुझे लगा मुझसे कोई गलती हुई है। अब तो मेरी बीवी बहुत प्यारी लग रही थी। मैं इसकी तरफ दीवाना वार बढ़ता गया और वो मुझ में खो गई। लेकिन अब ये रोज का मामूल बन गया था। मेरी बीवी मुझे मीठा पान खिलाती और फिर मुझे कुछ होश न रहता। समझ ही नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। फिर मेरी बीवी दिन भर मुझसे जो भी काम कहती मैं कर देता था। जो भी काम मेरे लिए मुश्किल होता या आसान, मैं अपनी बीवी की हर बात मानता था। मेरी बीवी बस हर वक्त मेरे पास ही बैठी रहती। कहती थी कि तुमने मेरे पास से उठकर कहीं नहीं जाना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। पर अपनी बीवी की ये बात मुझे समझ नहीं आती थी कि वो हर वक्त मुझे अपना करीब क्यों रखना चाहती है। शायद आप लोगों ने भी मेरी बिगड़ती हुई सेहत को देखा होगा। कुछ दिनों से मेरी सेहत खराब रहने लगी थी। मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गई और हर वक्त कमजोरी रहने लगी। मैं नॉर्मल काम भी जिंदगी के नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि मैं उठकर बैठता तो भी मुझे तकलीफ महसूस होती। मैं हर वक्त लेटा ही रहने लगा था। लेकिन मेरी बीवी को मेरी इस हालत पर खुशी होती। वो कहती कि अब तुम हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहोगी। मैं अपनी बीवी की इस बात पर बहुत शक में पड़ गया था। जानना चाहता था कि आखिर इसने इतनी बड़ी बात क्यों की है। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। मैं अपने रूहानी उस्ताद के पास गया, इनको सारी बात बताई। कहने लगे कि तुम अगले दिन का पान लेकर मेरे पास आ जाना। सो मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन बेगम ने पान दिया तो मैं वो पान लेकर अपने उस्ताद जी के पास चला गया। उन्होंने इसे गौर से देखा और कहने लगे, ये तो शैतानी है, इसी ने तो तुम्हें तबाह व बर्बाद करके रखा है। तुम्हारी बीवी काले इल्म कार्ड से तुम्हें अपना बनाना चाहती है। इस कमबख्त को इतना नहीं पता कि शौहर से मोहब्बत से जीता जाता है। वो तो तुम्हें मार देगी, बस तुम्हें अपना बना कर रखेगी। तुम और किसी काम नहीं रहोगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने पूछा, इसका हल क्या होगा? कहने लगे, इस पान को तुम पानी में बहा दो, लेकिन फिर इसका असर उलट हो जाएगा। तुम्हारी बीवी पर असर होगा, पर यही इसकी सजा है।
अगर इसको ये सजा नहीं मिली तो आखिरत में इसे कड़ा अजाब है। मैं अब अपनी मजीद ये हालत नहीं देख सकता था। उस्ताद जी के कहने पर जाकर मैंने वो मीठा पानी समंदर के पानी में बहा दिया। बस फिर क्या होना था। इस दिन से बेगम साहिबा की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। मुझे और कुछ समझ नहीं आया तो मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गया। मेरे बस में यही था। अब जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। फूफा तो ये कहकर खामोश हो गई, पर हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। हम सोच भी नहीं सकते थे कि फुप्पू अपने शौहर को काबू करने के लिए इस हद तक चली जाएगी। शायद इसलिए कि इनकी शादी बहुत ज्यादा उम्र में हुई थी। अब वो अपने शौहर को खोना नहीं चाहती थी, इसी वजह से उन्होंने ये हरकत की। लेकिन जो भी था मुझे बहुत अजीब लगा था। फिर कुछ दिन के बाद की हालत मजीद बिगड़ गई। इनका जहनी तवाज़ुन भी खत्म हो गया था और अब इन्हें पागल खाने में भेजना हमारी मजबूरी बन चुकी थी। सो हम लोगों ने इसे अल्लाह की सजा समझकर कबूल कर लिया और जिंदगी में आगे बढ़ गए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।